चैप्टर 14 टाटा के स्वामित्व की कुछ प्रसिद्ध कंपनियां एवं ब्रांड। टाटा ग्रुप बाजार व्यवस्था एवं राजस्व के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक ग्रुप है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित इस ग्रुप का मुख्यालय मुंबई में है। इसे सारी दुनिया में एक सम्मानित ग्रुप के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसके व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र हैं स्टील, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, ऊर्जा, चाय एवं होटल्स। 6 महाद्वीपों के 85 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। दुनिया के 80 देशों में इसके उत्पादन एवं सेवाओं का निर्यात होता है। 7 व्यवसायों क्षेत्रों में कार्यरत यह ग्रुप 98 कंपनियों से संगठित है। इनमें से 27 कंपनियां सार्वजनिक कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध है। टाटा ग्रुप के 65.8% का स्वामित्व इसके चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। ग्रुप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा स्टील, कोरस स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा टी, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा टेली सर्विसेज एवं ताज होटल्स आदि की है। टाटा स्टील्स टाटा की परिकल्पना पर आधारित टाटा स्टील न केवल भारत बल्कि एशिया का सर्वप्रथम स्टील प्लांट है। एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर टाटा स्टील ने एक नया इतिहास रचा है। विदेश में यह किसी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अधिग्रहण है और यह टाटा स्टील की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही है। जमशेदजी ने स्टील प्लांट की स्थापना हेतु काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन प्लांट की स्थापना के लिए जगह की तलाश किए जाने से 3 वर्ष पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनका सपना साकार हो। उनका यह सपना साकार करने वाली टीम के सदस्य थे उनके पुत्र दोराबजी टाटा, विशेषज्ञ सर्वेयर CM वेल्ड एंड शाहपुरजी सकलातवाला एवं चार्ल्स पेज पेरिन, सलाहकार इंजीनियर, जिन्हें जमशेदजी ने स्वयं न्यूयॉर्क जाकर आमंत्रित किया था। पेरिन ने कंपनी के प्लांट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सौंपने के बाद भी चार्ल्स पेरिन तब तक भारत में रुके रहे जब तक कि साक्षी में प्लांट की स्थापना का निर्णय नहीं हो गया। साक्षी का नाम ही बाद में जमशेदपुर पर कर दिया गया। यह नाम रूपांतरण भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किया गया। काली माटी स्टेशन का नाम टाटा नगर भी तभी पड़ा। उन दिनों स्वदेशी की भावना उफान पर थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इस भावना को आधार बनाकर भारतीय पूंजी बाजार का रुख किया तथा 26 अगस्त 1907 को शेयर बिक्री हेतु जारी कर दिए। मात्र 3 सप्ताह में ही 8,000 भारतीय निवेशकों से निवेश पत्र प्राप्त हुए। कार्यकारी पूंजी की उपलब्धता हेतु जारी 40,000 पाउंड के संपूर्ण डिबेंचर ग्वालियर के महाराजा ने खरीद लिए। सामान्य, प्राथमिक एवं स्थगित शेयरों को जारी करके 2.32 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसके द्वारा 72,000 टन वार्षिक उत्पाद क्षमता की स्टील प्लांट स्थापित किया जाना था। सन 1908 में प्लांट स्थापना का कार्य शुरू हुआ और फरवरी 1912 में प्रथम पिंड का उत्पादन हुआ। इस कंपनी में टाटा की हिस्सेदारी 11% थी। एक से अधिक बार इस पर सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण का खतरा मंडराया। इसे संभावना को रोकने के लिए सन 1924 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया गया था। दूसरी बार सन 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने इस विचार को हवा दी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। टाटा स्टील की स्थापना करके कुछ कर गुजरने का सपना जमशेदजी ने देखा था। टाटा स्टील का सपना पूरा किया दोराबजी तथा RD टाटा ने, लेकिन JRD टाटा वे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा की परिसंपत्तियों को 62 करोड़ से बढ़ाकर सन 1990 में 10,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये JRD टाटा में आदमी परखने एवं नेतृत्व विकसित करने की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उन्होंने रूसी मोदी जैसे एक उत्कृष्ट मैनेजर को आगे बढ़ाया और बाद में महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। मोदी ने विपणन संचालन के कार्य में सुधार किया
और निर्यात प्रकोष्ठ का गठन किया। उन्होंने जी ब्लास्ट फर्नेस का स्थापना की, जो सन 2004 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अनुसार टाटा स्टील का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस था। जे.आर.डी. टाटा के उत्तराधिकारी रतन टाटा ने रूसी मोदी से स्टील कंपनी के चेयरमैनशिप का कार्यभार सन 1992 में संभाला। उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण कंपनी की प्रतिस्पर्धा मुख्यतः कीमतों को लेकर थी, अतः उस समय टाटा स्टील की व्यवस्था अच्छी न थी। 1990 के उत्तरार्ध में मैककिंजी रिपोर्ट में टाटा स्टील को स्टील व्यवसाय से किनारा कर लेने की सलाह दी गई, लेकिन इसके विपरीत जो हुआ यह सबकी आंखें खोल देने वाला सिद्ध हुआ। कंपनी में युगांतरकारी परिवर्तन किए गए। उन्नत एवं आकर्षक योजनाएं द्वारा कंपनी ने कर्मचारियों की अधिकता से छुटकारा पाया और कर्मचारियों की संख्या 78,000 से घटकर 43,000 रह गई। यह लक्ष्य औद्योगिक सद्भाव को हानि पहुंचाए बगैर हासिल कर लिया गया। कंपनी ने कई कम महत्व के इतर व्यवसायों से अपने आप को अलग कर लिया। मुख्य जोर स्टील की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खर्चों में की। उन्नत तकनीकी की कीमतों को प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाना था। इसी दरमियान एक कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना हुई। सन 2001 में बी मुथुरामन ने जे ईरानी की जगह कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। सन 2001-2 में स्टील की कीमतों में भारी उतार के बावजूद टाटा स्टील दुनिया की उन 5 स्टील कंपनियों में थी जिसने लाभ अर्जित किया। बाद के वर्षों में ब्रांडेड उत्पादों एवं रिटेल के जरिए उल्लेखनीय सफलता दर्ज की। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी ने कई अधिग्रहण किए। इनमें कोरस स्टील का अधिग्रहण एक ऐतिहासिक घटना है। जो कंपनी पहले स्टील उत्पादन में 56वें पायदान पर थी, वह अपने 100वें वर्ष में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। आने वाले वर्षों में ही यह काफ़ी तरक्की करेगी।